नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करेंगे। महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार के सख्त कदम। चीनी के निर्यात पर लगाया 20% का शुल्क। दाल जमाखोरों पर सख्ती के आदेश। खुफिया एजेंसियों की ली जाएगी मदद। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान आज। 69 लोगों की हत्या में 24 लोग ठहराए गए थे दोषी। 14 साल बाद भी पीड़ितों को मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और अहम कदम। 22 जून को एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। इसरो प्रमुख किरण कुमार से राज्यसभा टीवी की खास मुलाकात। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका। सीनेट से प्रस्ताव मंजूर। साझा सैन्य अभियानों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री उठाएंगे कदम। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। आखिरी पूल मैच में हार के बावजूद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। घरेलू खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से परेशान सरकार अब हरकत में आई है। सरकार ने चीनी के निर्यात पर 20% ड्यूटी लगा दी है। चीनी की कीमतों में तेजी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। इन दिनों चीनी का औसत खुदरा दाम 40 रुपए प्रति किलो है। इस साल चीनी का उत्पादन कम होने की आशंका के बाद इसमें और तेजी आ सकती है, यह आशंका जताई जा रही थी। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इस साल पड़े भीषण सूखे से गन्ने की फसल प्रभावित हुई है। इसके चलते चीनी का उत्पादन कम हो सकता है। निर्यात शुल्क लगने से घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतें काबू में रह सकती हैं। और एक बार फिर से दालों की आसमान छूती कीमतों से आम लोग बेहाल हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। सरकार ने जमाखोरों के जो कार्टेल है उसको तोड़ने में खुफिया एजेंसियों की मदद देने का फैसला भी किया है। और इसके अलावा सट्टेबाजी पर शिकंजा कसने के लिए चने के वायदा कारोबार में नए कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दी गई है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए बफर स्टॉक को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। सरकारी आंकड़ों के लिहाज से उड़द की दाल रिटेल बाजार में 196 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। चना 100 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि अरहर की दाल 170 के करीब बिक रही है। अहमदाबाद के गुलबर्ग सोसाइटी मामले में 24 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में विशेष अदालत से फैसला आने के बाद भी यहां के आसपास सन्नाटा कायम है। 14 साल पहले हुए दंगे के बाद से गुलबर्ग सोसाइटी खंडर बनी हुई है। कई मृतकों के परिजनों को आज भी मुआवजा नहीं मिला और उनके पुनर्वास की भी कोई कोशिश नजर नहीं आती। कासम भाई अकेले शख्स हैं जो गुलबर्ग सोसाइटी के मुहाने पर बने बंगला नंबर 2 में रहते हैं। खौफ के साए के बाद भी वो सोसाइटी में डटे हुए हैं। इनके परिवार के 19 लोगों की हत्या दंगाइयों ने कर दी थी। यहीं के एक बंगले में इनकी मां भी रहती थीं, जिनकी मौत के मुआवजे के लिए वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी कसक है कि बीते 14 साल में कोई बड़ा नेता यहाँ झांकने नहीं आया। यहाँ इसलिए नहीं आया है कि राज्य सरकार से आज तक कोई ने भी यहाँ गुलबर्ग सोसाइटी की मुलाकात ली नहीं है और न किसी को ये आश्वासन दिया है कि भाई आप यहाँ रहो, हम आपको जो भी मदद करने का हम करेंगे। या इतना बड़ा कांड गुजरात के अंदर अहमदाबाद इस सोसाइटी में हुआ है, आज तक कोई ने भी आके हमारे को कुछ पूछा नहीं है कि आप क्यों नहीं रहते हो, क्या वजह से, क्या आपको हम क्या मदद कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर ये बंगला कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी का है, जिस पर झाड़ी उगाई है। यही हाल यहाँ के बाकी बंगलों का भी है। कई बंगलों में बाहर से ताला लटका है, लेकिन लोग खिड़की दरवाजे तक उखाड़ ले गए हैं। लूटपाट और जलाए जाने के निशान आज भी मौजूद हैं। दंगे के बाद इन बंगलों में ना तो कोई रहने आया और ना ही बसावट की कोई कोशिश नजर आती है। लिहाजा इनका इस्तेमाल अब फेरी वाले करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ रहने वाले लोग शहर के अलग अलग इलाकों में किराए के मकान में रहते हैं। कल ये धंधा करते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। बस 4 बजे चले जाएंगे। हम घूमतीपुर रहते हैं, अब क्या गए, अब भाई
वो डर की वजह से नहीं आते, कैसे नहीं आते, जो उन्होंने देखा होगा अपनी नज़रों से उसके हिसाब से नहीं आते। अब ये लोग कहा कि कोई बापू नगर रहता है, कोई जुआपुरा रहता है, कोई सालम रहता है, जैसे जहाँ जिसका ठिकाना हो गया वहाँ रहते हैं। गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर एक मस्जिद है। इसके पीछे की दीवार टूटी हुई है। यहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है। सोसाइटी की दीवार पर सोसाइटी में घुसने को लेकर चेतावनी भी लिखी हुई है। हालांकि सोसाइटी के बाहर हर तरह के कारोबारी नजर आते हैं। उनका मानना है कि दंगे का जो मंजर उनकी आंखों के सामने से गुजरा है, उस सदमे से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। हालांकि वो कारोबार के सामान्य होने की बात भी करते हैं। बस क्या लोग बाग डरे हुए हैं कि भाई सीन ऐसा हो जाए यहाँ, तो इसकी वजह से कोई आता नहीं है सोसाइटी में। सरकार को करना चाहिए, बना के देना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए सरकार को, तो आएंगे तो आबादी बढ़ेगी। गुलबर्ग सोसाइटी दंगे में 69 लोगों की हत्या की गई थी, जिनमें 66 लोगों को आरोपी मुकर्रर किया गया था। मुकदमे के दौरान 6 आरोपियों की मौत हो गई थी। विशेष अदालत ने बीते 2 जून को इस मामले में 36 आरोपियों को बरी कर दिया और 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दंगे के 14 साल बाद भी गुलबर्गा सोसाइटी में सन्नाटा पसरा है। लोग यहाँ आने से डरते हैं। सरकार की मुआवजा नीति और पुनर्वास की नीति साफ नहीं है। कैमरामैन विजय और संजय के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, अहमदाबाद। सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर FCRA के उल्लंघन को लेकर हुई है। पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सभी मामलों की जांच करने के बाद गुरुवार को सबरंग ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द करने का फैसला किया। सरकार ने सबरंग ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस सितंबर 2015 में ही निलंबित कर दिया था। भारत में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को विदेश से मिलने वाले पैसे FCRA कानून के तहत नियमित किए जाते हैं और इस बीच सबरंग ट्रस्ट ने सरकार के फैसले पर निराशा जताई है और कहा है कि वो इस फैसले को चुनौती देंगे। सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद 2002 के गुजरात दंगों में राज्य सरकार की भूमिका के खिलाफ काफी सक्रिय रहे। वाम दलों समेत 5 राजनीतिक पार्टियों ने कैराना पलायन मामले की सर्वदलीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की है। कैराना दौरे पर JDU, RJD और NCP के नेताओं ने स्थानीय लोगों से बात की, पलायन की वजह भी जानने की कोशिश की वहां पर। साथ ही इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने के लिए बीजेपी की आलोचना की। पलायन मामले की पड़ताल के लिए बीजेपी के बाद अब वाम दल, JDU और NCP समेत 5 दलों की टीम गुरुवार को कैराना पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। CPI नेता D राजा ने कहा कि लोगों ने बेहतर सुविधाओं और रोजगार के लिए पलायन किया है। There are people here who have genuine issues. As Tyagi ji has pointed out, they are talking about school, they are talking about health care, they are talking about industry, they are talking about jobs, and they are not finding solution. 5 दलों की टीम ने बीजेपी पर इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। लोग जा रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट के लिए जा रहे हैं, दिस इज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उसका फिर हिंदू मुसलमान नहीं होता है। तो जो सत्ता में देश में है वो क्यों इस सवाल को हिंदू मुस्लिम इशू में करना चाहते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी सांसद हुकुम सिंह और प्रशासन की रिपोर्ट में विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए सरकार सर्वदलीय समिति बनाने जा रही है। We leave it to the Prime Minister. We don't believe Hukum Singh. We don't believe District Magistrate. That there be a free and fair inquiry headed by any jurist, a member of the Parliament consisting all the political parties. इससे पहले बुधवार को बीजेपी की टीम ने कैराना दौरा किया। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब कानून व्यवस्था के आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इशरत जहां मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय से गुम हुई फाइल पर आई एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी ने कहा कि फाइलों से छेड़छाड़ हुई है। वहीं सरकार ने इस मामले में साजिश का आरोप लगाया है। इशरत जहां केस की गुम हुई फाइलों के मामले में एक अखबार के खुलासे के बाद जांच अधिकारी BK प्रसाद सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर इस मामले में गुमराह करने और दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। इस सरकार का प्रयास लोगों को गफलत में डालना, असली मुद्दे से ध्यान हटाना, कानूनी प्रक्रिया को कमजोर करना और दोषी और आरोपियों को बचाना।
इस विवाद में घिरे पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि एनडीए सरकार इस मामले में दायर 2 हलफनामों को लेकर फर्जी विवाद पैदा कर रही है। कांग्रेस ने इशरत जहां केस की फाइलों के गुम होने पर सवाल उठाया है और फाइलों में छेड़छाड़ की आशंका जताई है। 2009 के पत्राचार का 2015 में और 2016 में ये कहना कि वो मिल नहीं रहे, कभी इस तरह की बात सुनी नहीं। इससे एक ही बात स्पष्ट होती है कि जानबूझ के इन्होंने छेड़खानी करी है फाइल के साथ। इधर गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बी के प्रसाद ने गुम हुई फाइलों के मामले में बुधवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। चिदम्बरम साहब और यूपीए के समय में जिस इंटेंशन से उन्होंने इशरत जहां जो एक आतंकवादी थी उनको क्लीन चिट देने का जो काम किया, वो कागज जो गायब है उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मिला नहीं है। प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है और किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करने से इनकार किया है। गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मामले से जुड़ी गुम फाइलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ के पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफे के बाद राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने कमलनाथ के खिलाफ सिख दंगों में भूमिका को लेकर मुकदमा दायर करने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे पंजाब चुनावों को मुद्दों से भटकाने की साजिश करार दिया है। अब 32 साल बाद ये बात स्पष्ट है कि इसके पीछे केवल राजनीति है, और मैं ये राजनीति समझता हूं, क्योंकि ये ध्यान मोड़ने की राजनीति में सफल ना हो पाए, मैंने ये तय किया कि इससे दूर रहना और अलग रहना ही अच्छा है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से इस्तीफा देने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने खुद पर लगे आरोपों को विरोधी दलों की संकीर्ण राजनीति करार दिया है। बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने 1984 के सिख दंगों को लेकर उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। वहीं पार्टी ने एक बार फिर कमलनाथ का बचाव किया है। Talking 32 years after that incident, in 32 years there has never been a case. Tomorrow somebody will stand up and name a third person. After all, this must not be allowed. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि रेजिग्नेशन देने से इसका मर्डर केस से जो लायबिलिटी है, जो इसका वो ऑब्जॉल्व नहीं हो जाती, तो कत्ल का मुकदमा चलाया जाए। जल्द से जल्द गुरुद्वारा रकाबगंज में अटैक और 2 सिखों को जिंदा जलाने का केस रीओपन किया जाए और कमलनाथ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द चार्जशीट फेल की जाए। पहली बात तो ये बात साफ हो गई कि 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उसमें कमलनाथ जी का हाथ था, क्योंकि एक तरह से ये गिल्ट एक्सेप्टेंस ही है। 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित भूमिका के विवाद के बाद बुधवार रात को कमलनाथ ने पंजाब पार्टी प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंजूर कर लिया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। कलम गवाह है में इस बार कवि, लेखक और वरिष्ठ संपादक अरविंद कुमार से बातचीत का पहला भाग। हम लोग वाकई में मेरा पर्सनल परमानेंट फ्रेंड बन गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म का कोई भी शुभ गाना देखना चाहते हो बताओ। मैंने कहा कि मुझे वर्ष याद दिया, आवाज़ लगा दी, और ये अब तक किसी ने सुना। मीना कुमारी, कमाल अमरुल का घर छोटे, गुलजार के खराबे में आखिरी में कुल एक पैराग्राफ था जिसमें से बाकायदा सूचित किया गया था, कोई गॉसिप नहीं की गई। कलम गवाह है, शीर्ष संपादकों से संवाद, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाने पर जोर दिया है। कर अधिकारियों के सम्मेलन राजस्व ज्ञान संगम में उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने की जरूरत बताई। प्रधानमंत्री ने इसके लिए प्रशासन के 5 स्तंभ, राजस्व, जवाबदेही, ईमानदारी, सूचना और डिजिटलीकरण के अमल पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में 2 दिन के राजस्व ज्ञान संगम सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कर अधिकारियों से कहा कि वो करदाताओं के बीच भरोसा पैदा कर इसका दायरा बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग ईमानदारी से कर चुकाना चाहते हैं और कर विभागों की जिम्मेदारी है कि वो इससे जुड़े कानून को आसान बनाएं। The Honorable Prime Minister suggested that we should raise our sights higher, that we should make it very easy for people to file their taxes, and that we should legitimately aspire to 10 crore taxpayers within our tax base. And this is in the context of having 25 crores or so households in the country out of the 125 crore people that we had. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कर प्रशासन को बेहतर और कुशल बनाएं, जिससे करदाताओं के भीतर से प्रताड़ित किए जाने का डर दूर हो सके। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को प्रशासन के 5 स्तंभों के अमल पर जोर दिया। We need to focus R on revenue, A on accountability, P on probity, I on information, and D on digitization. वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रत्यक्ष करों के जरिए 7,97,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन सरकार को पहले 10 महीनों में 5,20,000 करोड़ रुपए ही मिल सके। ये लक्ष्य 2014-15 के मुकाबले 26.5% ज्यादा है। अभी देश में केवल 4% लोग ही कर अदा करते हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश करदाताओं की मौजूदा संख्या को 10 करोड़ करने की है। फिलहाल करीब 5.5 करोड़ लोग टैक्स अदा करते हैं। भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात 16.6% है, जो कई विकासशील देशों से काफी कम है। सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी ईश्वर की अध्यक्षता में गठित की है, जो टैक्स नियमों के सरलीकरण के लिए सुझाव दे रही है। सरल टैक्स लॉज न सिर्फ टैक्स लिटिगेशन कम करेंगे, बल्कि टैक्स कलेक्शन को भी बढ़ावा देंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी कागजों से बाहर नहीं आ पाया है। केंद्र और राज्य सरकारें सूखा पीड़ित इलाकों को लेकर लापरवाही बरत रही हैं। ये दावा है स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं का। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सूखे की मार झेल रहे राज्यों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन केंद्र से राहत में देरी के चलते अभी भी पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच पाई है। जनवरी से मई तक कोर्ट ने 14 बार उस केस की हियरिंग की, 40 घंटे उस पर चर्चा हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि इतने बड़े जजमेंट को 1 महीना बीत गया है और अब भी जमीन पर लगभग कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ चल रहा है वो बिजनेस एज यूजुअल, कोई भाग दौड़ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा सरकार की ओर से। जन संगठनों के नेताओं ने माना कि सूखा पीड़ित इलाकों में किसान बेहाल हैं, न उनको राहत मिल रही है और न बैंक कर्ज दे रहे हैं। मनरेगा के मजदूरों को मेहनताना नहीं मिल रहा है। कई इलाकों में लोग भूखमरी के कगार पर हैं और गांवों से पलायन हो रहा है। I want to start by saying that I find the response of both the central and the state governments to the drought one of extraordinary absence of compassion, urgency and accountability to a level that I have not seen. सुप्रीम कोर्ट ने सूखे पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र सरकार को मई में राहत पहुंचाने का आदेश दिया था। इसमें मनरेगा की राशि जारी करने, बिना राशन कार्ड के खाद्यान्न देने और छुट्टियों के दौरान स्कूलों में मिड डे मील समेत कई उपाय लागू करने का आदेश दिया गया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो इतिहास रचने से एक कदम दूर है। इसरो 22 जून को सुबह करीब 9:25 पर एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इनमें अमेरिका के 13 सैटेलाइट के अलावा जर्मनी, इंडोनेशिया और कनाडा के सैटेलाइट भी शामिल हैं। 20 उपग्रहों में से 3 भारतीय हैं और बाकी वाणिज्यिक। इनमें से 2 सैटेलाइट सत्यभामा और पुणे यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाए हैं। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर AS किरण कुमार ने ये जानकारी राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम यूरेका में दी। This time actually you mentioned 22. While the target was 22, 2 of the satellites from one of the customers last minute they had to drop out because certain tests which they were doing they did not succeed in that, so they have to, we will be giving them opportunity in a later launch. So this time it's going to become 20 satellites. 20 satellites at instead one of 22. I mean, yeah. Even then we have our own prime satellite, a Cartosat 2 series satellite,
then 2 of our Indian university satellites, Satyabama and Pune University, then a number of mini satellites, nano satellites and micro satellites. That's what we are doing. I think this time we are going to launch about 13 satellites of US and Germany, Indonesia, Canada. So it's not just one country, but it's multiple countries. See, so far we have done about 21 countries. For different 21 countries, we have launched the satellites. 57 is our last number. With this, it will become 57 plus another 17. और इसरो चेयरमैन डॉक्टर किरण कुमार का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम यूरेका में शनिवार शाम 4 बजे। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। चान-ओ-चा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, सहयोग बढ़ाने, आतंकवाद के खतरे से निपटने और व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। दोनों देशों के बीच दक्षिण चीन सागर के हालात पर भी चर्चा होगी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री के साथ कई कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। तीन अफ्रीकी देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को नामीबियाई राष्ट्रपति हे जी गिनगॉब से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों देश भारत को यूरेनियम की आपूर्ति समेत कई समझौतों पर राजी हुए हैं। राष्ट्रपति ने नामीबिया संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को नामीबिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत नामीबिया के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है। इसके बाद राष्ट्रपति ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मजबूती के लिए भारत जैसे देशों को सदस्यता दिया जाना जरूरी है। Some sort of anomaly and irony that the world's most effective organization which aims to handle the problem of the international community does not have representation of a country which houses 1/6 of the world population. इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामीबियाई राष्ट्रपति हे जी गिनगॉब से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत को यूरेनियम सप्लाई करने पर सहमति बनी। नामीबियाई राष्ट्रपति ने भारतीय कंपनियों को नामीबिया में यूरेनियम खनन का न्योता दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 1995 के बाद नामीबिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी सीनेट ने भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के प्रस्ताव को आम सहमति से मंजूरी दे दी है। अमेरिकी सीनेट ने बढ़ते खतरे के विश्लेषण, साजो सामान संबंधी सहयोग और खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण करने के मकसद से ये मंजूरी दी है। ये संशोधन नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 का हिस्सा है। इसमें रक्षा मंत्री से दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने और संयुक्त सैन्य अभियानों को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। अब इस संशोधित कानून को राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने को अमेरिकी सीनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन भारत से संबंधित नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 को दो दूसरे संशोधनों को उनमें जो है वो मंजूर नहीं किया गया। इनमें भारत को वैश्विक सामरिक और रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता देना शामिल है। अमेरिका ने एक बार फिर परमाणु आपूर्ति समूह यानी एनएसजी के लिए भारत की सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। अमेरिका चाहता है कि एनएसजी के बाकी सदस्य भी भारत की दावेदारी का समर्थन करें। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका सदस्य देशों से भारत के आवेदन का समर्थन करने की अपील करता है। अगले हफ्ते एनएसजी का प्लेनरी सेशन सियोल में होने वाला है और इसमें भारत की सदस्यता पर फैसला होना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया था। अमेरिका का बयान एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन की आपत्ति के बाद आया है। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग विकराल होती जा रही है। बढ़ते तापमान ने आग की लपटों को भड़का दिया है, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको वहां से हटा दिया गया है, उनको खाली करा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बुधवार से सांता बारबरा में लगी आग ने 490 हेक्टेयर के जंगलों को चपेट में ले लिया। 500 से ज़्यादा दमकल कर्मी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। एयरप्लेन, टैंकर और हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है।
ब्रिटेन में गुरुवार को विपक्षी लेबर पार्टी की एक महिला सांसद की हत्या कर दी गई। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक सांसद 41 साल की जो कॉक्स अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर रही थी। इसी दौरान किसी से उनकी कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान सांसद को पहले गोली मारी गई और फिर चाकू से उन पर हमला किया गया। सांसद को अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से बंदूक समेत कई हथियार जब्त किए गए हैं। कॉक्स 23 जून को होने वाले जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ में बने रहने के समर्थन में थी। प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने घटना पर दुख जताते हुए जनमत संग्रह पर अपना प्रचार अभियान स्थगित कर दिया है। This is absolutely tragic and dreadful news, and my thoughts are with Joe's husband Brendan and the 2 children and their wider family. We've lost a great star. She was a MP, great campaigning MP with huge compassion, with a big heart, and people are going to be very, very sad at what has happened. Dreadful, dreadful news. ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम ने नया इतिहास रच दिया है। आखिरी पूल मैच में हारने के बावजूद भारत पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के फाइनल में पहुंच गया है। गुरुवार को भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 4-2 से मात दे दी थी, लेकिन इसके बाद भारत की उम्मीदें ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम के मैच पर टिकी थी। बेल्जियम और ब्रिटेन के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ रहा और इसके साथ ही अंक तालिका में दूसरे नंबर की टीम भारत को फाइनल में जगह मिल गई। अब फाइनल में आज भारत का मुकाबला एक बार फिर से दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारतीय टीम का रजत पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी बार 1982 में चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य जीता था। और आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर से। महंगाई पर काबू के लिए केंद्र सरकार के सख्त कदम। चीनी के निर्यात पर लगाया 20% का शुल्क। दाल जमाखोरों पर सख्ती के आदेश। खुफिया एजेंसियों की ली जाएगी मदद। गुलबर्ग सोसाइटी मामले में सजा का ऐलान आज। 69 लोगों की हत्या में 24 लोग ठहराए गए थे दोषी। 14 साल बाद भी पीड़ितों को मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और अहम कदम। 22 जून को एक साथ 20 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी। इसरो प्रमुख किरण कुमार से राज्यसभा टीवी की खास मुलाकात। भारत के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाएगा अमेरिका। सीनेट से प्रस्ताव मंजूर। साझा सैन्य अभियानों को बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री उठाएंगे कदम। और भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास। आखिरी पूल मैच में हार के बावजूद पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खिताब के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ंत आज। और फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए मैं भी भारत।